नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 में आज के तमाम प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स और उनमें भी सबसे पहले वो जो है बेहद खास। प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे बिहार में क्यों मचा सियासी घमासान, संविधान का कौन कर रहा है अपमान, टीचर घोटाला मामले में कैसे गिरी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कैसे घिरी ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपको दिखाएंगे पंजाब में दिन दहाड़े लूट की खौफनाक तस्वीर और दिल्ली से गुजरात तक क्यों जारी किया गया है अलर्ट, कहां बरस रही है आग, आगे क्या रहने वाला है आपके शहर का मिजाज, ये भी बताऊंगा आपको। लेकिन वक्फ कानून के खिलाफ जमीयत-ए-हिंद सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचा है और जल्द सुनवाई की मांग की है। जमीयत-ए-हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार उन्हें संविधान से मिले हक को छीन रही है। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के सदस्यों में गैर मुस्लिमों के शामिल किए जाने पर भी अरशद मदनी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस की तारीफ करते हुए उम्मीद जताई कि जब कांग्रेस और दूसरे वक्फ के समर्थक पार्टियां सत्ता में आएंगी तो मुस्लिमों को उनका हक दिया जाएगा। हमारा एक मजहबी शिआर है, हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ जिंदा रहने का हक दिया गया है, उस हक को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। जो कमेटियां बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मजहब का मसला है, हम अपने मजहब के मसले को खुद निपटेंगे। खुश है और हम ये समझते हैं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, आज जो पार्टियां इस बिल के खिलाफ है, कल को अगर इख्तिदार के अंदर वो पार्टियां आएंगी तो आज जो सूरत हाल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर की है उसके मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर वो आएंगे और हमें हमारा हक देंगे। विधानसभा में आज नए वक्फ कानून पर जमकर हंगामा हुआ। संसद में पारित इस कानून को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चर्चा की मांग करते हुए विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद सदन में जोरदार बवाल मच गया। जैसे ही स्पीकर ने कहा कि मामला कोर्ट में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक बेफर गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ विधायकों ने नए वक्फ कानून की कॉपी भी फाड़ दी, जिसके बाद बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में भले ही टीचर घोटाले में 25,753 नियुक्तियां रद्द कर दी हैं, लेकिन यह टीचर घोटाला एक बार फिर मुद्दा बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज सीएम ममता बनर्जी ने उन टीचर से मुलाकात की जिनकी नौकरियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चली गई हैं। ममता बनर्जी ने कहा जब तक वो जिंदा हैं किसी भी योग्य शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। ममता बनर्जी का कहना है कि वो इस मुद्दे पर पूरी तरह पीड़ित शिक्षकों के साथ हैं। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि वो जो कह रही हैं वो हो सकता है कि इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़े, वो जानती हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के खिलाफ आज बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की। আমায় যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে আমি কিন্তু চ্যালেঞ্জটাকে মোকাবিলা করতে জানি। আমি কোর্টকে বলছি না, এটা কোর্টের দোষ নয়, দোষ তো সেই মুখ আর মুখোশদের যারা আপনাদের নিয়ে খেলা করেছে। বাট আমি একটা কথা বলতে চাই, আমি বেঁচে থাকাকালীন যোগ্য প্রার্থীদের কারো চাকরি কেড়ে নিতে দেব না। ইট ইজ মাই কমিটমেন্ট। ये जो 700-800 करोड़ का घोटाला, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, ये फर्जी और नकली, इनको सेव करने के लिए जेन्युइन टीचर नॉन टीचिंग को ये ममता बनर्जी की सरकार कोतल कर दिया है। हम लोग इसका खिलाफ है। हम लोग जो जेन्युइन है, जो मेरिटोरियस है, जिसका एकेडमिक अच्छा है, जिसका पास OMR का नंबर है, उसका पक्ष में है। उनका नौकरी तुरंत बहाल करना चाहिए, ये हमारी मांग है। जिस टीचर भर्ती घोटाले पर यह पूरा सियासी बवाल है वो क्या है, अगर विस्मरण हो रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए। 2016 में 25,753 शिक्षकों की नियुक्तियां हुई थी। 2016 में स्कूल सेवा आयोग के जरिए ये भर्तियां हुई। रिजल्ट के बाद पैसे लेकर सिलेक्शन के आरोप लगे। 5 से 15 लाख रुपए तक रिश्वत ली गई है, ये बात सामने आई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की सीबीआई जांच हुई। 2022 में ईडी ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया और घोटाले के समय पार्थ चटर्जी ही असल में एजुकेशन मिनिस्टर थे। हाई कोर्ट ने अप्रैल 2023 में तमाम नियुक्तियां रद्द कर दी। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। के दौरे पर हैं। सुबह सुबह राहुल गांधी पहले बेगूसराय पहुंचे और पार्टी नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल हुए और
कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना असल में इस दौरे का मकसद है। पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ हजारों कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और समर्थक चले। इसके बाद राहुल गांधी पटना पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधा। चुनाव से पहले बिहार में राहुल गांधी ने एक बार फिर पिछड़ा दलित कार्ड खेलने की कोशिश की है। रिजर्वेशन को बढ़ाने का वादा भी दोहराया। फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। और दूसरी बात, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी, ओबीसी, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है कि 5% लोग इस पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा से जेडीयू और आरजेडी के बीच की बयानबाजी भी और बढ़ गई। उनका पूरा परिवार का इतिहास रहा है संविधान की धज्जी उड़ाने का। अब संविधान लेके घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की परिभाषा नहीं मालूम है। रोजगार की क्या परिभाषा उनको मालूम है कि बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? रोज नियुक्ति पत्र बंट रहा है, ये सब पता नहीं है, लेकिन घूम रहे हैं। तो ऐसे ही आधा घंटा में कर लेंगे, घूमे। बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है, यहाँ आने का हर आदमी को छूट है। इसमें हर्ज क्या है? विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है। नैतिक बल नहीं है बीजेपी को किसी पार्टी के बारे में कि दूसरे के बैसाखी पर है। कीमतों से नाराज किसानों ने अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। बाजार में इन दिनों टमाटर 10 से 20 रुपए बिक रहा है, लेकिन मंडी में किसानों को 2 रुपए किलो भी दाम नहीं मिल रहे हैं। इटावा में इससे परेशान किसानों ने अपनी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। इटावा और आसपास के इलाकों में टमाटर की बड़ी खेती होती है और टमाटर की इस फसल को दिल्ली एनसीआर में भी भेजा जाता है। और यूपी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी गोरखपुर में की गई है। पूर्वांचल में तिवारी का हाथा नाम से मशहूर उनकी एक घर पर सुबह 9 बजे ईडी की टीमों ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी बैंकों के साथ 754 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में हुई है। इससे पहले 23 फरवरी 2024 को भी ईडी ने एक साथ कई स्थानों पर कार्रवाई की थी। ईडी ने 17 नवंबर 2023 को विनय शंकर और उनके परिवार की 72 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त किया। गोरखपुर के इस तिवारी परिवार का पर रेड का जैसे ही जिक्र आया, जहन में बहुत सारे लोगों के हरिशंकर तिवारी का नाम ताजा हो गया। 80 के दशक में पूर्वांचल में माफिया से लेकर नेताओं के बीच इस परिवार की तूती थी। दरअसल पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी गोरखपुर यूनिवर्सिटी की राजनीति से चर्चा में आए, उभार में आए। 80 के दशक में पूर्वांचल के गॉडफादर तक कहलाने लगे। 1985 में चिल्लूपार सीट से पहली बार विधायक बने। 22 सालों तक चिल्लूपार सीट पर कब्जा रहा। 2007 में बेटे को उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी। 2017 में बेटा विनय तिवारी विधायक बना। विनय की कंपनी पर 754 करोड़ के घोटाले का आरोप है। पत्नी रीता तिवारी और अजीत पांडे इस मामले में आरोपी। और ब्राजील में इसको लेकर नया ट्रेंड चल रहा है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले अपनी तस्वीर बदलने के लिए इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसको लेकर चेतावनी दी और इसे प्राइवेसी के लिए गंभीर खतरा बताया। GPT-4o लॉन्च के बाद यह ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। घिबली स्टाइल डेटा प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा है। आपका डेटा, फोटोज सार्वजनिक हो जाएंगी। फोटो में आपका जो फोटो के साथ अगर कोई एसोसिएटेड डेटा है वो पब्लिक हो जाएगा। लोकेशन, टाइम स्टैम्प और डिवाइस डिटेल्स ये सब चली जाएंगी। यूजर डिवाइस हैक होने की भी आशंका है। साइबर अपराधी इन तमाम डिटेल्स का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं। डेटा ब्रीच, डीप फेक का खतरा तक बढ़ जाता है और इसीलिए सावधानी बरतते हुए फोटो अपलोड करने से मेटा डेटा हटाने का ध्यान रखें और मजबूत और अलग अलग किस्म के पासवर्ड रखें और साथ ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है उसको भी ऑन रखें। ये तमाम सावधानियां बरतें तो इस तरीके का कोई शौक आप अपना पूरा करें, वरना इस सबसे दूर ही रहने में भलाई है। महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे बाबा बागेश्वर और मुंबई के ठाणे में अलग अंदाज में वो दिखाई दिए। इस बार
कथा में नहीं बल्कि हाथ में बल्ला थामे चौके छक्के की बारिश कर रहे थे। बाबा की बैटिंग देखकर क्रिकेट फैंस भी बाबा के दीवाने हो गए। धोती, कुर्ता और हाथ में बल्ला। मुंबई पुलिस के साथ क्रिकेट पिच पर बाबा बागेश्वर ने धुआंधार पारी खेली। बाबा के हेलीकॉप्टर शॉट्स देखकर सब हक्के बक्के रह गए। मुंबई पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि बाबा को बॉल कहां से डाले। ऐसा लग रहा था जैसे बॉल डालने से पहले बाबा ने बॉलर की पर्ची निकाल दी हो। शॉर्ट लेंथ बॉल को बाबा ऐसे खेल रहे थे जैसे रोहित रबाडा को खेलते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों अपने 12 दिवसीय महाराष्ट्र यात्रा पर है। मुंबई में उनकी कथा चल रही है। पहले दिन श्रीमद् भागवत कथा विराम के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा परिसर में मौजूद इंडियन कॉर्पोरेशन के गोदाम में सेवादारों व सुरक्षा में तैनात महाराष्ट्र पुलिस के साथ क्रिकेट मैच खेला। इस दौरान बाबा ने ताबड़तोड़ पारी खेली। गेंदबाजी में भी बाबा ने मुंबई पुलिस के धागे खोल दिए। बाबा ने 12 रन देकर 4 विकेट झटके। बागेश्वर बाबा के इस अंदाज ने हर किसी का दिल जीत लिया। और आम चुनावों के बाद शेयर मार्केट के लिए आज का दिन सबसे खराब रहा। एक ही दिन में निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए और ये सब अमेरिका के टैरिफ प्लान की वजह से हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स खुलते ही करीब 4000 अंक डाइव कर गया और निफ्टी में 900 अंक से ज्यादा की गिरावट रही। बाद में बाजार कुछ सुधरे, लेकिन 2226 अंक गिरकर सेंसेक्स दिन के आखिर में बंद हुआ। निफ्टी में भी 742 अंक नीचे उसकी क्लोजिंग देखी गई और इस पूरे दिन के कारोबार में निवेशकों को 19 लाख करोड़ से असल में प्रिसाइसली 19.4 लाख करोड़ की चपत लगी। और आगे आपको बताने वाला हूं, दिल्ली से यूपी तक हीट वेव दस्तक दे रही है। दिल्ली से यूपी तक लू का येलो अलर्ट साउंड कर दिया गया है। दिल्ली में 40 डिग्री तक पहुंच गया है तापमान। दिल्ली समेत कई राज्यों में अगले 3 दिन भीषण गर्मी होगी। दिल्ली में मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए लू का येलो अलर्ट साउंड किया है। तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। सुबह ही तेज धूप की वजह से गर्मी तेजी से बढ़ेगी और इसके साथ ही हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लू का अलर्ट साउंड किया गया है। इंडियन मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक दिल्ली में हीट वेव के दिनों की संख्या 2 गुनी होने की आशंका है। मतलब आम वर्षों में जितने दिनों तक हीट वेव हुआ करती थी उससे ज्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल 2024 में 5 अप्रैल को ओडिशा में हीट वेव अलर्ट किया गया था। इस साल यानी 2025 में 28 फरवरी को कोंकण और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में गर्मी की लहरें देखी गई थी। पिछले साल 554 दिन हीट वेव वाले रहे। आईएमडी के मुताबिक इस हीट वेव के इस बार 2 गुने रहने की संभावना है। आपको बता दें कि साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन हीट वेव के लिए इन्हें गिनने का तरीका अलग है। कितने राज्यों में कितने दिन हीट वेव रही उसके आधार पर ये काउंट होता है, इसीलिए ये आपको 500 से ऊपर दिखाई दे रहा है बीते वर्ष, और इस वर्ष इसके 2 गुने होने की बात कही जा रही है। किन राज्यों में कब से कब तक लू अलर्ट साउंड किया गया है, ये आप एक बार फिर से देख लीजिए। मौसम विभाग ने आज गुजरात के सौराष्ट्र में भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। तो हरियाणा में 10 अप्रैल तक गर्मी का प्रकोप रहेगा, गर्म हवाएं चलेंगी। राजस्थान में आज से 9 अप्रैल के बीच में हीट वेव रहेगी। पंजाब में 7 से 10 अप्रैल के बीच लू का अलर्ट साउंड किया गया है। दिल्ली में अगले 3 दिन तक लू रहेगी। तो वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज से 9 अप्रैल तक लू को लेकर अलर्ट किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में कल से 10 अप्रैल तक भीषण गर्मी पड़ेगी। लेकिन दिल्ली में अभी क्या हालात हैं, हमारी संवाददाता शिवानी ने आपके लिए रिपोर्ट भेजी।